आज की इस क्लास में अपन अपना जो चैप्टर 5 चल रहा है इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको पहले से आनी चाहिए। देखिए, इससे पहले अपन चैप्टर 5 की 2 क्लासें कर चुके हैं, ठीक है। तो वो पहले आप थर्ड क्लास देखने से पहले वो दोनों क्लास आपको देखनी है, तभी आपको ये वाली क्लास समझ में आ पाएगी। ये जो टॉपिक है वो कंप्लीटली आपके जो पिछली 2 क्लास है उससे जुड़े हुए, ठीक है भाई। तो जिन्होंने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है, डायरेक्ट यदि थर्ड क्लास देखोगे तो भाई समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो पहले 2 क्लास देख के फिर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो जो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट टॉपिक पढ़ा था, कुछ न्यूमेरिकल भी करे थे, याद है आपको। तो मैंने आपको कहा था कि अपन अगले जो क्लास है उसके अंदर बचे हुए टॉपिक और फिर और न्यूमेरिकल अपन करेंगे, ठीक है। तो करें शुरू भाई। आज का अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई उदासीन बिंदु, यानी न्यूट्रल पॉइंट। अपन कहते हैं ना न्यूट्रल, तो समझ गए होंगे आप। जैसे गाड़ी को न्यूट्रल कैसे करते हैं, जैसे गेयर डले हुए हैं, गेयर निकाल दो आप तो वो न्यूट्रल कहलाएगी, यानी उसका गेयर का कोई असर नहीं है, निरस्त है गेयर, ठीक है। उसी प्रकार से उदासीन बिंदु किसे कहेंगे। तो देखो, अपन ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट पे आएंगे। आपने क्या पढ़ा कि कोई भी चुंबक है, इस चुंबक का अपना क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। अरे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई लोहे का कण जैसे फेरस, कोबाल्ट और निकल क्या करें, इस चुंबक द्वारा अट्रैक्ट हो, तो उस पूरे एरिया को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अतः चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर चुंबक के कारण बन रहा है, ऐसे मान लो ये पहली चुंबक है। अब यहाँ बना देते हैं उसको 1 मिनट के लिए, इस प्रकार से अपन यहाँ पे ये आपने चुंबक यहाँ पे बना दी। अब चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं अपन, तो आपको याद होगा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं वो एन से बाहर निकलती है, एन से बाहर निकल के किस तरफ जाती है बोलो, एस की तरफ। यानी हम कहते हैं एन से एस की तरफ इनकी डायरेक्शन रहती है, ठीक है। अब सुनिए आप, ये अपन ने यहाँ पे शो कर दी, ठीक। अब बात करें इसी के पास, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ कोई दूसरी चुंबक, ये पहली चुंबक है, इसके पास यहाँ पे रख दी मैंने कोई दूसरी चुंबक। अब देखो आप, इसका चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएंगे अपन, तो किस तरफ से किस तरफ दर्शाएंगे बोलो, एन से एस की ओर, ये एन से एस की ओर। और इसका चुंबकीय क्षेत्र 1 मिनट के लिए मान लेते हैं अपन, उसका मान मानते हैं अपन। जैसे मैंने मान लिया 10 टेस्ला, कितना मान लिया, 10 टेस्ला इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है भाई, ठीक। आगे अब अपन ने जब सेकंड ये बनाई है, तो इसका भी क्या बना दीजिए आप भाई, चुंबकीय बल रेखा इसमें से निकलेगी एन से और एस में इंटर करेगी, सेम टू सेम एस इंटर करेगी इसमें, ठीक है। तो अब देखिए आप, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है एन से एस की ओर अपन ने 10 टेस्ला बना, मैं कह रहा हूँ सेम टू सेम इसी परिमाण की अपन ने चुंबक ली, इसकी वजह से इस साइड में जो आपका क्या चुंबकीय क्षेत्र है वो भी कितना है, 10 टेस्ला। देखो एन से एस की ओर इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इसका चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर इधर है, ठीक है। अब आपसे पूछे यहाँ पर कोई एक बिंदु है, या एक अपन केवल बिंदु मान लेते हैं, यहाँ बिंदु, इस बिंदु पे आपको क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का कुल मान चाहिए, बी नेट आपको निकालना हो, तो कैसे निकालोगे बताओ। आप कहोगे सर यहाँ से इस साइड में 10 टेस्ला है, यहाँ से इस साइड में 10 टेस्ला है, दोनों चुंबक के कारण यहाँ परिणामी निकालने जाओगे तो हमारे को कितना मिलेगा, 0 चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप खुद देख लो भाई। हम विपरीत दिशा में सदिश राशि हैं तो घटाते कि नहीं घटाते, तो ये 10 टेस्ला किससे कट जाएगा, इस 10 टेस्ला से कटेगा और अपना आंसर आएगा यहाँ पर 0। तो जिस बिंदु पर, उदासीन बिंदु की डेफिनेशन क्या होगी बोलो, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे, वह बिंदु जहां क्या हो भाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो, शून्य हो। अरे बोलो क्या हो, शून्य हो, तो वो क्या कहलाएगा, उदासीन बिंदु कहलाएगा। अब उदासीन बिंदु बहुत जगह प्राप्त हो सकते हैं, कैसे प्राप्त होंगे, और एक और बात ध्यान रखना, उदासीन बिंदु से हमें एक और चीज पता चलती है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी का भी अपना चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि इस प्रकृति में जहां जहां उदासीन बिंदु मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ होगा, कहीं हो सकता है कि किसी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में हो, मान लेते हैं बी है वेक्टर उसका। लेकिन जब यहाँ मैं कह रहा हूँ इस चुंबक का तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का कुल मान यदि 0 मिले तो हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके विपरीत दिशा में ये पृथ्वी का भी है। ये तो अपने चुंबक के कारण है, तो यहाँ बी मैग्नेट कर देता हूँ, ये बी अर्थ कर देता हूँ, और इस कारण से यहाँ बी नेट हमारे को कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस उदासीन बिंदु से एक और हमारे यहाँ पर बात पता चलती है कि चुंबक के अलावा जो आपकी पृथ्वी है वो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कुछ ना कुछ रखती है, ठीक है भाई।
तो ये बात हुई किसकी, उदासीन बिंदुओं की। आगे चलें, इसके बाद अपन बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि रहने वाला है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब मैंने आपको एक बात बोली थी जब मैंने तीसरा चैप्टर पढ़ाया, अब उससे पहले सेकंड चैप्टर में भी बोला था मैंने कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सेम टू सेम जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर में करे वैसे अपन सेकंड चैप्टर में बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन चली थी। जैसे देखिए फर्स्ट चैप्टर में भी अपन ने द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पे क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र निकाला था, और सेकंड चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की जगह विद्युत विभव निकाला है कि नहीं। और अभी फिफ्थ चैप्टर में अपन ने वही विद्युत मतलब वहां विद्युत द्विध्रुव था, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव लिया, और इसके भी अक्ष और निरक्ष पे अपन ने क्या निकाली, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। डेरिवेशन बिल्कुल सेम चली कि नहीं चली। तो हर एक जो चैप्टर है वो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीक्वेंस में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर को आप क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, थ्योरी डेरिवेशन कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर करिए, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड चैप्टर पढ़िए। डायरेक्ट यदि आप पांचों चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य वहां पर भी निकाला था। किस प्रकार से निकाला, सेम टू सेम यहाँ निकाल के बताऊंगा। इसके लिए देखो क्या है, अपन कह रहे हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, पहले समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाइए आप। क्या बनाओ आप, समरूप चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बनाइए। तो यहाँ बना देते हैं अपन समरूप चुंबकीय क्षेत्र। एक समान कह दो या समरूप, एक ही बात। तो समांतर रेखाएं खींच दीजिए, तो ये बन जाएगा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या बनेगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बन गया। इसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव को रखना है। अरे बोलो किसको रखना है, चुंबकीय द्विध्रुव को। तो पता है आपको चुंबकीय द्विध्रुव, ये अपन ने यहाँ पे एक चुंबक रख दी। अरे बोलो क्या रख दी, एक चुंबक रख दीजिए, वही चुंबकीय द्विध्रुव की बातें व्यवहार करेगी। ये यहाँ पे एक अपन ने रख दी चुंबक NS। अब सुनिए, इस पे अपन ने निकाला था बल तथा बल आघूर्ण। याद है आपको, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने यही हेडिंग डाली थी सेम, ये घुमाने में किए गए कार्य की जगह क्या लिखा था, बल तथा बल आघूर्ण। तो बल आया था 0, इस वाले पे इधर लगा था, इस वाले पे इधर लगा था, कुल बल आया था 0। लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण अपन ने क्या निकाला, इसके बाद अपन ने निकाला बल आघूर्ण। तो बराबर आया था MB sin थीटा। याद है आपको, इसी से अपन आगे बढ़ाएंगे और घुमाने में किया गया कार्य निकालें। कैसे निकलेगा तो देखिए, अब यहाँ हमारे जो ये द्विध्रुव रखा हुआ है, ये इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है। अभी हम मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, घुमाने में कार्य करना ना, इसका मतलब इसको घुमाता कौन है, बलागुण घुमाता है। तो हम मान लेते हैं थोड़ा सा घुमाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को अल्प विस्थापित करने में किया गया था। अल्प विस्थापित का मतलब ये हुआ कि आप है ना इसको थोड़ा सा घुमाना चाहते हो, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य भाई होगा DW। क्यों, अल्प विस्थापित करोगे तो किया गया कार्य भी अल्प होगा, है कि नहीं। पूरा अपन बाद में करेंगे फिजिक्स में, जहां भी अपन इस प्रकार से कोई डेरिवेशन कर रहे हो कि कहीं पे कार्य निकालना हो, ऊर्जा निकालनी हो, तो हम पहले क्या करते हैं, अल्प कार्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अल्प कार्य। उसी का क्या करते हैं, समाकलन। समाकलन करके क्या निकालते हैं, पूरा कार्य, ठीक है। तो ये हर जगह सेम टू सेम चलेगा। तो अल्प कार्य बराबर क्या होगा, बल आघूर्ण तो गुणा विस्थापन। और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर बल की जगह कौन काम में आ रहा है, बल आघूर्ण काम में आ रहा है, और विस्थापन की जगह कौन सा, कोणीय विस्थापन डी थीटा। अब सुनिए आप, यहां से टो का मान यहाँ पे रखेंगे तो DW बराबर क्या बनेगा, बोलो टो की वैल्यू वहां से रखेंगे तो बनेगा MB साइन थीटा। MB साइन थीटा वहां से रखा और साथ में क्या है, डी थीटा। अरे बोलो साथ में क्या है, डी थीटा। अभी मेरे पास जो कार्य आया है वो अल्प आया है, मेरे को चाहिए पूरा कार्य। अब पूरा कार्य जब भी निकालेंगे तो आप ये कहोगे सर यहाँ कितना घुमाना चाहते हो इसको। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो स्थिति अभी फर्स्ट है इसको मैं θ1 मान लेता हूँ। इसको क्या मान लेता हूँ, θ1 कोण है, इसको घुमा के मैंने ऐसे कर दिया। ये मान लीजिए इस प्रकार से कर, ये n आ गया यहाँ पे और s आ गया यहाँ पे। अब ये द्विध्रुव के साथ जो कोण बना, देखो ऐसे था, तो ये जो कोण अब यहाँ से पहले इतना था, अब जो बड़ा है ना इसको अपन θ2 मान लेंगे। यानी आप इस द्विध्रुव को θ1 से कहाँ घुमाना चाह रहे हो, θ2 तक घुमाना चाह रहे हो। ये पूरा कार्य है। तो हम लिखेंगे क्या, द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में कुल कार्य। और क्या निकालोगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य की जब भी बात आए तो हम क्या करते हैं, बोलो समाकलन। DW का समाकलन करेंगे तो इधर भी समाकलन हो जाएगा MB साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब बात आती है कि जब समाकलन करते हैं अपन, आप तो हर बार लिमिट लगाते,
अरे करते कि नहीं करते, सेम सेम चलेगा। तो समाकलन करते समय जो लिमिट लगती है वो कैसे लगती है उसको भी आपको पता रखना है। जो डी के साथ होता है उसी की लिमिट लगती है और उसी का समाकलन होता है। ध्यान से सुन लो, जो डी के साथ होता है उसी की लिमिट लगती है, उसी का समाकलन होता है। तो डी के साथ कौन है, थीटा है। तो थीटा की लिमिट कहां से कहां लगेगी, अरे आप घुमाना कहां से कहां चाहते हो, थीटा 1 से थीटा 2। तो ध्यान रखे लिमिट लगेगी थीटा 1 से थीटा 2। अरे समझ में आया कि नहीं आया, लिमिट कहां से कहां लगी, थीटा 1 से थीटा 2। क्यों लगी उसका रीजन यहाँ पे आपके सामने क्लियर है। आगे करें बात। अब सुनिए आप, अब कैसे करेंगे, तो यहाँ जो चीजें बाहर आ रही है पहले बाहर ले लीजिए, ठीक है। डी डब्ल्यू का तो हो जाएगा भाई डब्ल्यू, ये डब्ल्यू हो गया कुल कार्य, या एम क्या बोलो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बाहर आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र ये भी नहीं बदल रहा है। फिर कौन बाहर आएगा, एम भी बाहर आ गया, ये बाहर आएगा क्या, नहीं। जो थीटा के जो डी के साथ है थीटा, यहाँ पर भी थीटा, इसका मतलब ये चीज यहाँ पे बदलने वाली है, इसको यहाँ पर अंदर ही रखेंगे। लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 है, अंदर बच जाएगा साइन थीटा डॉट डी थीटा। इसका मतलब इसका समाकलन होगा। अब आपको समाकलन का फॉर्मूला याद रखना है भाई, ठीक है। क्या होता है बोलो, साइन थीटा का यदि समाकलन कर रहे हो आप, साइन थीटा का डी थीटा के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, तो ये बनेगा माइनस का कोस थीटा। अरे बोलो क्या बनेगा, माइनस का कोस थीटा। ये आप नोट कर लीजिए। अब ये वाले जो सूत्र है ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो W बराबर क्या बनेगा बोलो, W बराबर बनेगा एम बी, इसका समाकलन करेंगे तो आएगा माइनस का कोस थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब आपने समाकलन कर दिया तो क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करना आता है आपको, जो बाहर है पहले उसको लिखिए एम बी। अब देखना आप, ये माइनस का है, माइनस। हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपन बोलते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे बोलो एक बार क्या बोलेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है बोलो, थीटा 2 है, तो मैं क्या रखूंगा, एक बार तो कोस थीटा 2 रखूंगा, सही है ना। क्या रखेंगे बोलो भाई, कोस थीटा, यहाँ तो थीटा की जगह एक बार तो अपर लिमिट रखूंगा, फिर फॉर्मूले का माइनस लगाना है। अभी मैंने क्या बोला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस तो अपन खुद बोल रहे हैं एक तो ये वाला माइनस, एक इसका खुद का माइनस, इसीलिए इसको किस में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो। फिर लिखेंगे क्या, कॉस थीटा 1, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब आप इसको थोड़ा और सोल्व कर दीजिए, यहीं पे कर रहा हूँ भाई आगे। ये लिमिट है जो आपको पता ही है, थीटा 1 से थीटा 2 लगाएंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एम बी चल ही रहा है बाहर, एम बी को बाहर रहने दीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर जाइए, ये है माइनस का कोस थीटा 2, ठीक। अब माइनस माइनस बोलो क्या हो जाएगा, प्लस कोस थीटा 1। अरे प्लस वाले को पहले लिख दूं तो जो फाइनल W का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास वही आएगा, W बराबर एम बी ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फाइनल फॉर्मूला आपके यहाँ पर आ गया, ठीक है। देखिए वापिस से लिख देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, नोट कर लीजिए आप। जो W का फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका एम बी ब्रैकेट में कॉस थीटा 1, ये प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ, और माइनस वाला कॉस थीटा 2 मैंने ये बाद में लिख दिया। ये आपका आ गया फाइनल, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट, ये आपका हो गया। अब बात आती है कि सर यहाँ पर कुछ कंडीशन बनाएंगे क्या, देखो एम बी बराबर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो आप जब ये करना चाहो कि इस द्विध्रुव को स्टार्ट में ये किस कंडीशन में था, उसके बाद आपने कैसे घुमाया, तो यह विशेष स्थितियां जरूर अपन कर सकते हैं। बोलो क्या कर सकते हैं, स्पेशल कंडीशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, विशेष स्थितियां। अब स्थिति नंबर फर्स्ट देखना आप, स्थिति फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि थीटा 1 तो 0 डिग्री हो, है कि नहीं, मतलब ये पहले इसके समांतर हो, समांतर से थीटा 2 अपन इसको घुमाना कितना चाहते हैं, 90 डिग्री तक। यानी कि ये ऐसे था, थीटा 1 ऐसे था ना, देखो थीटा 1 कोण जो है मैं मान लेता हूँ ये आपका द्विध्रुव ऐसे है, इसको आप 90 डिग्री पे घुमाना चाह रहे हो, मान लो ऐसे कर दिया। 90 डिग्री करना का मतलब ये पहले 0 था, अब ऐसे कर दोगे तो थीटा 2 कितना हो गया, 90 डिग्री। तब जो किया गया कार्य वो कितना आएगा वो आपको निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, एम बी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कोस थीटा 1 कितना है बोलो, थीटा 1 है आपके 0 डिग्री, फिर माइनस कोस थीटा 2 कितना है 90 डिग्री। अब वैल्यू रख दीजिए एक बार, कोस 0 का वैल्यू कितना होता है बोलो, कोस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, क्या होगी 1, और कोस 90 की वैल्यू 0,
1 माइनस 0 क्या बचेगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे mv से क्या आएगा w बराबर mv आएगा। ये स्पेशल कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, कंप्लीट पहले से पता रहनी चाहिए, जिससे न्यूमेरिकल जब करेंगे तो थोड़ी आसानी होगी आपको। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि स्थिति सेकंड कैसे करोगे, तो सेकंड स्थिति में हम क्या करेंगे बोलो कि थीटा 1 तो कितना रखेंगे 0 ही रखेंगे, लेकिन थीटा 2 कितना कर देंगे बोलो, थीटा 2 कर देंगे अपन 180 डिग्री। फिर स्थिति थर्ड में क्या करोगे बोलो, स्थिति थर्ड में थीटा 1 कितना रखेंगे 90 डिग्री और थीटा 2 कितना कर देंगे 180 डिग्री। तो ये कंडीशन आपको मैं करने के लिए दे रहा हूँ, ये दो कंडीशन आप करके लेके आओगे घर से। ठीक है, तो ये W बराबर MV, इन दोनों कंडीशन में क्या आंसर आए वो आपको कमेंट में डालना है। ठीक है भाई सभी को, तो ये अपनी हो गई डेरिवेशन कंप्लीट, किया गया कार्य आपके कंप्लीट आ चुका है। अब अगला टॉपिक देखिए आप, ये आपने कर लिया नोट, चले अगले की ओर। अगली हेडिंग पढ़ो आप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अरे बोलो क्या याद करनी है यहाँ पर, स्थितिज ऊर्जा। बताओ स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालोगे अब, तो याद आया कुछ आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने बोला था कि आप विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा और उस पर बल तथा बलागुण निकाला, बल 0 आया, बलागुण का मान आया PE sin थीटा आया था। फिर अपन ने क्या किया, घुमाने में किया गया कार्य निकाला, वो कितना आया बोलो PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 जैसा अभी आया। उसके बाद हम उसी को लिखे थे कि ये इसकी स्थितिज ऊर्जा है, कि घुमाने में किया गया कार्य है वही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो एक्चुअल में वही बात यहाँ पे हो रही है कि चुंबकीय द्विध्रुव को जब घुमाओगे तो वो कार्य उसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। लेकिन स्पेशल कंडीशन का ध्यान रखना कि जब आप थीटा को 90 डिग्री से थीटा कोण तक जाओगे तो 90 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य है वही इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है क्या, इसको लिख भी सकते हो आप, चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। समझ गए। अब ये निकालेंगे कैसे, तो अभी लास्ट डेरिवेशन का फॉर्मूला याद है आपको, W बराबर MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहां पर पहले इस फॉर्मूले को लिखिए आप, क्या बना है W बराबर MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब बताओ थीटा 1 तो कितना रखना है 90 डिग्री और थीटा 2 कितना रखना है, थीटा ही रखना है। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगी ऊर्जा, अपन लिख रहे हैं स्थितिज ऊर्जा को U से, U बराबर MB cos थीटा 1 अपन ने 90 रखा माइनस cos थीटा 2 कितना रखेंगे थीटा, यही तो है। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 0, तो U बराबर क्या मिलेगा MB, ये बन गया 0, ये बन गया माइनस का cos थीटा। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे तो जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो इस प्रकार से आएगा आपके कि U बराबर, देखो 0 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस का रह जाएगा, तो माइनस आगे लगा दूं, माइनस MB cos थीटा, ये इसका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपके पास आ गया। और यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या आई है माइनस की आई है। माइनस आने का मतलब, अरे इस द्विध्रुव के अंदर जो आपका द्विध्रुव रखा हुआ है, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कहीं पे माइनस की ऊर्जा आ रही है तो इससे क्या समझोगे आप, यानी कि ये खुद से वहां पर घूम सकता है। इसको घुमाना, आपको घुमाने की जरूरत नहीं, हो सकता है जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आप चुंबकीय द्विध्रुव को रखो तो ये अपने आप घूमने लग जाए, इसीलिए इसकी जो ऊर्जा है वो क्या आई माइनस आई। ठीक है, तो ये भी आपको पहले से नोट करके रखना है। ये आपका आंसर कंप्लीट आ चुका है। ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला। ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम में आएगा, ध्यान रखना आप। ये हो गया, इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये हेडिंग डाल के छोड़ दी थी, मैंने कहा ये अगली क्लास में अपन कर लेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करने लग गए थे। तो यहाँ पर आपको
हेडिंग पढ़िए कि चुंबकत्व तथा गाउस का नियम। अरे ये गाउस का नियम तो अपन पहले से ही पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पढ़े अपन। कहाँ पढ़े बताओ? हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि गाउस का नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यानी किसी बंद पृष्ठ से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों के कौन से बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है। ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब यह फॉर्मूला तो किसके लिए बोलो? ये तो था किसके लिए? ये था वैद्युत फ्लक्स के लिए, ये तो था वैद्युत फ्लक्स के लिए। लेकिन अब हम किसके लिए कह रहे हैं? चुंबकत्व के लिए। और किसके लिए कह रहे हैं? चुंबकत्व के लिए। तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या कहता है? ध्यान से देखिए, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम ये कहता है किसी बंद पृष्ठ से पारित किसी बंद पृष्ठ से पारित चुंबकीय बल रेखाओं चुंबकीय किसी बंद पृष्ठ यहाँ पृष्ठ डालना भाई, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से पारित चुंबकीय बल रेखाओं के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ये बात आपको नोट करनी है। अरे समझ गए क्या? सामने लिखा हो अभी, ये क्या बताओ? ये चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। तो आप किसी बंद पृष्ठ का जो चुंबकीय क्षेत्रफल है उसका समाकलन कर रहे हो, वो किसके बराबर आ रहा है? ये बराबर आ रहा है किसके? 0 के। अरे बोलो किसके बराबर आ रहा है? 0 के। यही यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से आप क्या निकालना चाहते हो? चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप चुंबकीय फ्लक्स वगैरह निकालना चाहते हो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का बंद समाकलन है वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा, हमेशा शून्य होगा। बिल्कुल सिंपल है भाई, ठीक है। ये आपको नोट करना है। हो गया गाउस का नियम किसके लिए? चुंबकत्व के लिए। फिर बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 6, अपना जो अगला जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में। टॉपिक अगला है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। अब इसको थोड़ा समझना भाई, ठीक है। ये एक चैप्टर में और भी आएगा, अपने छठे चैप्टर में आता है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा क्लियर आपको कर देता हूँ इसको किस प्रकार से समझना है। तो देखो, आप पदार्थ के बारे में जानते हो, एनी मटेरियल किससे बना रहता है? प्रत्येक जो मटेरियल है वो बना रहता है परमाणु से। और किससे बनता है? परमाणु से, ये तो पता है। और परमाणु के खुद के बारे में बात करें तो परमाणु के अंदर एक होता है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर होती है वर्ताकार निश्चित ऊर्जा वाली वर्ताकार कक्षा। और फिर इसके नाभिक की बात करें तो नाभिक के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी चारों ओर जो ये कक्षाएं हैं इनमें चक्कर लगाते हैं, है कि नहीं है? ये आप पहले से जानते हो और केमिस्ट्री में भी आप अच्छे से इसको पढ़ते हो। यहाँ और अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए आप। अब आप देख रहे हो इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहे हैं वर्ताकार कक्षा में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाली बात है, तो ये तो है इनकी कक्षीय गति। जब ये गति करते हैं किसके अंदर? इन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति करते हैं, ये तो क्या कहलाती है? ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलेंगे इसको? नाभिक के चारों ओर जिस वेग से गति करते हैं उसको तो कहेंगे हम, ये है ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षीय वेग। जबकि ये अपने भी अक्ष पर ऐसे घूमते हैं। मतलब आप एक उदाहरण में समझो तो मान लो यह है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाती है बोलो? बाकी सभी ग्रह लगाते हैं, हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की। तो आपको याद है ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है और साथ में अपने अक्ष पर भी घूम रही है। अरे घूमती कि नहीं घूमती? है कि नहीं? सूर्य के चारों ओर घूमना और साथ में अपने भी अक्ष पर घूमना। तो ये जो अपने अक्ष पर घूमने वाली गति है, इस गति को कहते हैं चक्रण गति। कौन सी गति? चक्रण गति या घूर्णन गति।
कौन सी गति? घूर्णन गति। एक तो अपने अक्ष पर घूर्णन हो रहा है या चक्र और काट रहे हैं, और एक अपनी कक्षा के अंदर ये गति हो रही है। तो दो प्रकार की यहाँ पर गतियां हो रही है, चक्रण गति और कक्षीय गति। तो चक्रण गति और कक्षीय गति के कारण, अब ध्यान से समझना आप, ये सारी चीज मैं वापस यहाँ पे मिटा रहा हूं, इस चीज को आप नोट करिए कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु के अंदर क्या होता है भाई? नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या अपने कक्षा के अंदर तो कक्षीय वेग से गति करते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, जिसे हम कहते हैं कौन सी गति? चक्रण गति। अब इस गतियों के कारण होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, और ये अपने अक्ष पर मान लो इस प्रकार से ये गति कर रहा है, और ये कौन सी गति है? ये हम कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त गति कर रहा है। जब कोई आवेश गति करता है, बोलो क्या उत्पन्न करता है? गतिशील आवेश। यदि नियत वेग से गति कर रहा हो तो वो बनाएगा आपके विद्युत क्षेत्र, धारा और चुंबकीय क्षेत्र। अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो हमें यहाँ पर किससे मतलब है? धारा से। ये जो पॉइंट है वो धारा से अपन का क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ जो चुंबकीय आघूर्ण अपन निकाल रहे हैं कक्षीय इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ पर धारा के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो कैसे कि वामावर्त डायरेक्शन में जब गति कर रहा है तो इसके कारण जो धारा की डायरेक्शन है वो कैसे होगी? ऐसे होगी, यानी दक्षिणावर्त। सही है? खुद कैसे गति कर रहा है? वामावर्त। लेकिन धारा की दिशा कैसे होगी? दक्षिणावर्त, क्योंकि कौन है ये? इलेक्ट्रॉन। और जो धारा है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में गति करती है। ये मैं पहले तीसरे चैप्टर में आपको अच्छे से बता चुका हूं। क्लियर है आपका? अब सुनो, इसी जगह मैं कह दूं आपका इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगा रहा है, किस प्रकार की चक्रण गति हो रही है इलेक्ट्रॉन की? वो गति कर रहा है दक्षिणावर्त। इस बार गति कौन सी हो रही है? दक्षिणावर्त। तो बोलो धारा कैसे उत्पन्न करेगा? धारा की डायरेक्शन इस बार होगी कैसे? वामावर्त हो जाएगी धारा की दिशा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चक्रण गति कर रहा होता है तो इस कारण ये क्या करता है? एक धारावाही लूप के समान काम करने लग जाता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? धारावाही लूप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्य करने लग जाता है, उसकी भांति व्यवहार करने लग जाता है। और धारावाही लूप के अंदर अब देखना आप क्या क्या चीजें हैं। मान लेते हैं इसके अंदर चक्रों की संख्या n है, धारा इसके अंदर बह रही कितनी? I, ठीक है। और इसके जो ये क्षेत्रफल है इसका वो अपन मान लेते हैं a। तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण I m बराबर क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा Q नहीं m इंटू 2l। क्या पढ़ा था? m इंटू 2l। ये भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ा था। एक और पढ़ा अपन ने m बराबर n इंटू आई इंटू ए। यानी कहीं भी आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है धारा गुणा लूप का क्षेत्रफल, यानी लूप में बहने वाली धारा और इंटू कर दीजिए उसका क्षेत्रफल। ये जो गुणा आएगा वो आ जाएगा आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझ गए क्या भाई? ये बात समझ में आई यहाँ तक आपको? तो हम जब भी निकालेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बात आती है कि सर यहाँ पर n कैसा है? अरे भाई एक चक्कर के अंदर धारा I गुजर रही है। मान लो एक फेरे के अंदर धारा I हो तो फेरे यदि n हो जाए तो आप कहोगे सर NI हो जाएगा। तो यही तो देखो NI तो हो जाएगी धारा इंटू क्षेत्रफल। इस अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पहली बात तो यहाँ पे क्लियर, आगे समझते जाओ। अब आगे की बात अपन करते हैं। तो देखिए कि इसके अंदर धारा बह रही है और धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई Q/T। अरे धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मैं कह रहा हूं आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाभिक के चारों ओर एक चक्कर पूरा करा, तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आप किससे डिनोट करोगे? आप कहोगे सर एक चक्कर में लगा समय तो आवर्तकाल होता है। एक चक्कर में लगा समय क्या होता है? आवर्तकाल होता है। और आवर्तकाल के सूत्र से अपन आगे बात करेंगे तो ध्यान रखना, आवर्तकाल T बराबर एक सूत्र याद रखना 2π/ω। ये फॉर्मूला है किसका? ये है भाई कोणीय वेग। क्या है बोलो? कोणीय वेग। और कोणीय वेग और एक होता है रेखीय वेग। ये अपन 11th में पढ़ते हैं। क्या क्या चीजें? कोणीय वेग और 11th मतलब ये जो
रेखीय वेग ये 11th में अपन पढ़ते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ध्यान रखना रिलेशन है v बराबर ओमेगा इंटू आर। क्या है, v बराबर ओमेगा इंटू आर। ये सारी चीजें यहाँ पे देखो लिखी हुई है साइड में, ये काम में आएगी इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। तो देखो किस प्रकार से अपन आगे करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे काम में क्या लेंगे वो सुनिए आप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I बराबर Q को तो मैं Q रख रहा हूँ बट्टे, अब ये रख देता हूँ मैं कैपिटल T। अरे समय एक चक्कर में लगा समय किससे डिनोट करते हो, आवर्तकाल से करते हो, तो आवर्तकाल को मैंने कैपिटल T से लिख दिया। अब आप चाहें तो इस कैपिटल T की जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करो, चाहे तो ये कर लो। फिर आपको ये भी पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, वी बटे आर, अभी मैंने बताया। और या फिर ये फॉर्मूला में डायरेक्ट आपको बता चुका हूं कैसे, तो सुन लो। समय बराबर क्या होता है, अरे समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। बोलो क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है कि नहीं होता है। समय को मैंने क्या माना, एक चक्कर का समय माना, एक चक्कर का समय होता है आवर्तकाल। एक चक्कर में लगे समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल। ये हो गया। बोलो एक चक्कर में दूरी कितनी, तो आप कहोगे एक चक्कर में दूरी परिधि के बराबर जो कि होती है 2πr, और चाल कितनी है v है। तो मैं चाहूँ तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, या फिर आप चाहो तो इस प्रकार से रिलेशन से कर लो, बात आपकी एक ही है। तो मैं t बराबर क्या यूज करूंगा, 2πr अपॉन v। बोलो क्या करेंगे, 2πr अपॉन v करेंगे यूज। अब लिखिए आप, तो यहां अपन को पता है कैपिटल T बराबर क्या होता है, 2πr अपॉन क्या लिखेंगे, v। ये वाली चीज यहाँ पे लिखेंगे तो I बराबर क्या बन जाएगा, बना दीजिए I बराबर Q अपॉन T की जगह क्या लिखेंगे, 2πr बटे हुए वाला v कहाँ जाएगा ऊपर, तो I बराबर क्या बना, QV बट्टे 2πr। और I बराबर क्या बना, QV बट्टे 2πr। बन गए यहाँ तक। हमें क्या निकालना है, हमें m निकालना है। m बराबर क्या होता है, धारा इंटू क्षेत्रफल। अरे बोलो m बराबर मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जब अपन को निकालना है तो हम धारा इंटू क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल कर देते हैं। इससे क्या बन जाएगा बोलो, इससे ये बनेगा कि कैपिटल M जब निकालने जाओगे आप तो धारा तो आपके पास ये है ही है, इंटू क्षेत्रफल करना है तो लिख दीजिए m बराबर I की जगह लिखूंगा मैं QV बट्टे 2πr, क्या रखेंगे 2πr। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो यहाँ रख देंगे गुणा में πr²। अब आप चाहें तो इसको a भी लिख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे a लिखा ना, तो आप इसको a भी लिखो तो भी चल जाएगा। और आप चाहें तो क्या लिख दीजिए इसको πr², ठीक है। इससे क्या बनेगा, जो कट रहा है काट दीजिए एक बार, देखो पाई से पाई कट रहा है, एक बार r से एक घात कम हो जाएगी, तो जो घात पीछे बचेगी ना उसको एक बार लिखिए, कैपिटल M बराबर Q, कैपिटल ये देखो Q, फिर V और फिर R। ऊपर तो ये बचा और नीचे क्या बचा, केवल 2। ये फॉर्मूला भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आगे जब अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे तब होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आपको काम में लेना पड़ेगा, QVR/2। यहाँ तक आपको समझ में आया, ये सारी चीज ये आपको पहले बताया हुआ है। मेरे को धारा इंटू क्षेत्रफल चाहिए था तो मैंने धारा का ये वाला फॉर्मूला देखो Q बटे T था, इस T को कैपिटल T मान के ये वाला मान लिखा और कुछ भी नहीं किया। बाकी ये तो आपको पहले से पता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना तो धारा गुणा क्षेत्रफल कर देंगे। अरे इजी है कि नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, अब देखिए इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे अपन। अब क्या लिखेंगे देखो, मैं एक यहाँ पे काम कर रहा हूं, आपने 11th क्लास में कोणीय संवेग पढ़ा, कोणीय संवेग यदि नहीं पढ़ा हो तो फॉर्मूला याद रखना आप आज के बाद, कि जो एल वेक्टर होता है, एल वेक्टर वो होता है mvr। बोलो क्या होता है, mvr, ये होता है एल वेक्टर, ठीक है। अब क्या यहाँ पर mvr यहाँ पे बन सकता है क्या, एक बार के लिए इस m का फॉर्मूला लिखो आप, m बराबर QVR अपॉन में 2 है। अभी मेरे को क्या चाहिए, mvr कहीं पे मिल जाए उसकी जगह में लिख सकता हूँ एल वेक्टर, लिख सकते हैं ना।
तो अभी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो एक काम करो, इस वाली इक्वेशन में ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो। अरे किसकी कमी है, m की तो कमी है, ये लो m से गुणा कर दिया, m से भाग कर दिया। वैसे वापिस m से करके भाई हट जाएगा ना, तो ऐसा कर सकते हैं अपन, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। इससे क्या बनेगा, mvr ऊपर बन गया क्या, mvr है कि नहीं, तो mvr की जगह हम क्या लिख देंगे, l। तो देखिए जो लास्ट फॉर्मूला इसका और जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, m बराबर यहाँ q बट्टे 2m, q बट्टे 2m को अलग लिख दीजिए और ये बन गया आपका l वेक्टर। अरे बोलो क्या बन गया, l वेक्टर। इसे हम क्या कहेंगे, कोणीय संवेग। बोलो क्या बोलेंगे, कोणीय संवेग। फिर बात आती है कि सर कोणीय संवेग आपने पढ़ा दिया, तो इससे रिलेटेड एक नियम है, वो है बोर। आप जब पढ़े होंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो यहाँ बोर मॉडल के अनुसार एक नियतांक, सॉरी जो आपका L है, इसके बराबर क्या बोला गया है कि किसी भी कक्षा के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तो उसका जो कोणीय संवेग है वो h बट्टे 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन तभी उस कक्षा के अंदर घूम सकता है जब उसका जो कोणीय संवेग हो वो h बट्टे 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। यानी कि L बराबर क्या लिख सकते हो आप, L बराबर क्या लिख सकते हो बोलो, L बराबर हम रख सकते हैं NH बट्टे 2 पाई। अरे बोलो क्या रख सकते हैं, NH बट्टे 2 पाई। किसके अकॉर्डिंग, बोर मॉडल के अनुसार, बोर की परिकल्पना के अनुसार ये रखा जा सकता है। इसको जब सेकंड बुक आएगी उसके अंदर और अच्छी डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। अभी आप फिलहाल क्या रखेंगे, L बराबर NH बट्टे 2 पाई। N बराबर क्या बनेगा 1 2 3, ये विभिन्न कक्षाओं के लिए बात हो रही है। अब आप इसको आगे सोल्व कर दीजिए। इसमें अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, L बराबर NH बटे 2 पाई। L बराबर जब NH बटे 2 पाई रखोगे तो M बराबर क्या बनेगा, Q बटे 2M, यहाँ रखेंगे NH बटे 2 पाई। तो बताओ क्या बनेगा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बनेगा M बराबर Q फिर N इंटू H अपॉन, ये बनेगा 2 दूने 4 पाई M। और एक और बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ जो h है वो क्या है, प्लांक नियतांक। बोलो h क्या है, प्लांक नियतांक। h बराबर यहाँ लिख लेना साइड में, प्लांक नियतांक है। इसके बारे में और आगे आपको डिटेल में बताऊंगा जब आप ये नियम पढ़ोगे। इसकी वैल्यू भी याद रखना चाहो तो याद रख लेना, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है भाई, जूल इंटू सेकेंड, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुई बात। ये हुआ बात इलेक्ट्रॉन के कक्षीय मतलब कक्षीय मतलब जो है ना इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण की बात। ये m का सूत्र आप याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में एक ये फॉर्मूला है, इससे भी न्यूमेरिकल बनता है, आया हुआ है एग्जाम में, एक ही कोणीय संवेग पर आधारित। ठीक है, कोणीय संवेग का सूत्र क्या होगा, mvr, द्रव्यमान वेग गुणा त्रिज्या। नोट करिए इसको। अब आगे देखो, इसके बाद चलते हैं अपन अगले टॉपिक की ओर, जो कि रहने वाला है भू चुंबकत्व तथा पार्थिव चुंबकत्व। अब इसको समझने का मतलब ये, सीधा सीधा हेडिंग को समझ लो आप। अरे भू का मतलब पृथ्वी, भू का मतलब पृथ्वी, अर्थ की बात हो रही है, और इसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्यों है, कैसे आप बता सकते हो कि बिल्कुल पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, हमें कारण बताइए, प्रूफ दीजिए कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र इस कारण है। बात समझ में आ रही भाई, पार्थिव चुंबकत्व या भू चुंबकत्व का मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व होने का क्या क्या कारण है, या आप कैसे बता सकते हो कि रियल में पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व है। तो उसके लिए देखिए अपन यहाँ पे एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे किस प्रकार से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। सबसे पहली बात तो यहाँ आपको एक चीज नोट करनी है जो कि आपको पहले से पता है। पहला कारण यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट में जब पार्ट अपन ने शुरू किया था तब मैंने एक बात बताई थी कि वो एक मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक आपको क्या मिला था, पत्थर मिला था, और उस पत्थर में एक विशेष गुण था कि उसको बीच में से स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब आप बीच में से बांध किसी धागे या डोरी की सहायता से बांधकर जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो एक फिक्स डायरेक्शन में आके ठहरता है।
और वो फिक्स डायरेक्शन थी नॉर्थ साउथ, तो बताओ उसका एनएस दिशा में ठहरना ही हमें कहीं ना कहीं ये बता देता है कि इस पृथ्वी में भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र है। बिना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के वो इस दिशा में आकर ठहरता नहीं। ठीक है, तो पहला कारण तो हम क्या लिखेंगे, चुंबक का या चुंबक को क्षैतिज में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, ये हमें बताता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र है, तभी वो क्या है, उसकी फिक्स डायरेक्शन यहाँ पे बन रही है। पहला कारण तो हमें ये बता दिया। दूसरा कारण, अब समझो एक और बात, मैंने ये बताई नहीं होगी आपको तो अभी समझ लो। आप यदि आपके पास मान लो लोहे की रोड है, एक छड़ है, मान लो बड़ी सी छड़ है, ये छोटी मान सकते हो आप, बड़ी छड़ है आपके पास, और आप क्या करना चाह रहे हो, उसको चुंबक बनाना चाह रहे हो। लोहे की छड़ है और उसको क्या बनाना चाहते हो, आप चुंबक बनाना चाहते हो। तो किस प्रकार से बना सकते हो बताओ, उसका तरीका ये है। स्टार्ट में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था विद्युत चुंबक, यानी विद्युत धारा के द्वारा चुंबक बनाना, एक तो वो है तरीका। दूसरा तरीका ये भी है कि आप उस लोहे की छड़ को पृथ्वी के अंदर कुछ गहराई में एनएस डायरेक्शन में उसको गाड़ दीजिए। किस डायरेक्शन में, उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर उसको गाड़ दीजिए और कुछ समय पश्चात उसको निकालिए, वो किसकी भांति व्यवहार करेगी, चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाएगी। तो इससे और हमारे को कंफर्म होता है कि पक्का पृथ्वी के अंदर भी चुंबक है या पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कैसे लिखोगे, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, लोहे की छड़ को पृथ्वी में कुछ गहराई पर एनएस दिशा में, एनएस दिशा में गाड़ देने पर वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है, चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। और तीसरा पॉइंट जो आज की इस क्लास के अंदर फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, वहां से मैंने एक और चीज बताई थी कि पक्का जब उदासीन बिंदु है इस पृथ्वी की सतह पर, हमें उदासीन बिंदु मिल रहे हैं, इसका मतलब पक्का पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे बोलो, पृथ्वी सतह पर उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। ठीक है भाई, उदासीन बिंदु हमारे को मिल रहे हैं तो पक्की बात है पृथ्वी का भी अपना चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये 3 पॉइंट आपको नोट करना है, किसमें, भू चुंबकत्व में। ठीक है, अब कुछ चीजें जो हमें और यहाँ पे समझनी है तो वो सुनिए आप। हम बात करते हैं, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी। अब पृथ्वी के अंदर हम यहाँ जो इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, इसके ध्रुवों की बात करते हैं, तो 4 डायरेक्शन में आपके इस प्रकार से यहाँ एन होता है या एस होता है, और इस साइड में आप देखते हो जिस साइड में सूर्य उदय होता है वो ईस्ट है और ये है वेस्ट, है कि नहीं है। अब ये पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, कौन कौन से, ये है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और यह है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव।
तो हमने ये किस प्रकार से निर्धारित किए बताओ? ये भौगोलिक दृष्टि से। किस दृष्टि से? भौगोलिक दृष्टि से आपके निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो इनको हम कहेंगे पृथ्वी का ये है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ये क्या है? पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ज्योग्राफिकल अपन ने माना है, ठीक है। अब बात आती है कि ठीक आपने ये तो भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो और कुछ चीजें हैं क्या? बिल्कुल है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, ये तो बन गया आपका क्या, कौन सा अक्ष बनाइए? ये भौगोलिक अक्ष बना, ठीक है। अब हम जब इसी पृथ्वी के पास, देखना आप, यहां अपन किसको लेके आए? चुंबकीय सुई को। कंपास वाली जो सुई है ना, यदि उसको यहाँ पर लेके आए तो क्या कंडीशन बनेगी देखना। यदि मैं चुंबकीय सुई को यहाँ पे रखूं इस जगह, तो वो चुंबकीय सुई इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। यदि यहाँ पे रखूं तो इस प्रकार से रहेगी, फिर यहाँ पे रखी जाए तो ऐसे बनेगी, और यहाँ पे इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है। इधर रखेंगे तो इस प्रकार से चलेगी, यहाँ पे इस प्रकार से रहेगी, फिर यहाँ पे इस प्रकार से रहेगी, और इस जगह बिल्कुल इस प्रकार से रहेगी। फिर वापस वही बात, इस साइड में ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार से। ये जो है ना, ये आपकी चुंबकीय सुई इस प्रकार से चलती है पृथ्वी के चारों ओर। अब आपको यहां दिख रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय सुई का इस प्रकार से चलना थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजन वाला है। कैसे? तो सुनो, हम कहते हैं पर ये जो चुंबकीय सुई है, इसका ये नुकीला सिरा एन को बताता है, और ये पीछे वाला सिरा हमें किसको बताता है? एस ध्रुव को बताता है। यही बात है। तो जब ये एन को बता रहा है, तो यहां इसका मतलब चुंबकीय सुई का एन है आपका, और यहां एस है। समझ में आई बात? अभी देखना आप कंफ्यूजन कहां होगा। मैंने आपको शुरू के अंदर बताया कि ये आपकी जैसे चुंबक है, इस चुंबक में इस प्रकार से ये है कि आप दो चुंबक लेके आए पास में, और दोनों चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पास में लेके आए। बताओ वो क्या होगा? आप कहोगे सर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, यानी एक दूसरे को दूर हटाएगी। चिपकेगी क्या? नहीं। अरे भाई यहां पर आप देखिए एक बार, एन एन जा रहा है, यहां जब एन यहाँ पे इस ओर है, इसका मतलब यहां अंदर क्या होना चाहिए? एन उसी के पास जाएगा, किसके? एस के पास। एन जाएगा एस के पास, एस जाएगा एन के पास। तो यहाँ एस जा रहा है एन के पास, एन जा रहा है एस के पास। और यदि बाई चांस मैंने इस प्रकार से यहाँ पे अंदर बना दिया कि यहाँ है एस, यहाँ है एन, बोलो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? अरे आप ये देखते ही कंफ्यूज हो जाओ कि सर ऐसे कैसे? इधर तो नॉर्थ है, तो इधर तो एन होना चाहिए, इधर एस है तो इधर एस होना चाहिए, और ये तिरछा भी क्यों है वो भी बताइए। तो ध्यान रखना, दो चीजें हैं, एक तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, एक है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। दूसरे और होते हैं, वो क्या होते हैं बोलो? वो होते हैं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और एक चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ रहा है कुछ? पृथ्वी को क्या माना जाता है? पृथ्वी के अंदर एक चुंबक, बहुत बड़ी चुंबक मानी जाती है, और वो चुंबक इस प्रकार से गड़ी हुई है कि उसका एन सिरा इधर है और एस सिरा इधर। अब कंफ्यूजन दूर हुआ आपको? तभी तो अपनी जो चुंबकीय सुई है, या जो आपकी बाहर चुंबक आप जब लटकाते हो, एन एस डायरेक्शन में ही वो ठहरती है। यदि ये चुंबक नहीं होती तो आप दिशा का पता कैसे करते? आपकी चुंबकीय सुई कोई डायरेक्शन ही नहीं बताती। वो एन एस दिशा में ठहरने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर भी क्या है? चुंबक है। और आपकी मतलब जो चुंबकीय सुई एन एस दिशा में ठहर रही है, मान लो एन इधर है और एस इधर है, तो भाई इधर एन है आपकी चुंबकीय सुई का, एन किसके पास जाएगा? एस के पास। इसका मतलब पृथ्वी का इधर एस है और इधर एन है, और हमारे जो सुई है उसका एन इधर है और एस इधर। अरे क्लियर हुआ? कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है कि डायरेक्शन के हिसाब से। अब यहाँ कुछ चीजें और क्लियर करते हैं अपन, और वो क्या है तो सुनिए। यहाँ तीन परिभाषाएं यहाँ पर आपको याद करनी है, वो देखिए क्या क्या।
पहली तो आपको ये समझो आप, जो मैं एक बार पहले भी बता दिया मैंने, एक होता है भौगोलिक याम्योत्तर। क्या होता है बोलो? भौगोलिक याम्योत्तर। और एक होता है चुंबकीय याम्योत्तर। एक क्या होता है? चुंबकीय याम्योत्तर। ये दो चीजें हैं, इसको आप समझो पहले क्या है। बिल्कुल इजी है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक चीज काम में ले रहे हैं, नोट करिए आप तब तक। देख, मैं कह रहा हूं सबसे पहले भौगोलिक याम्योत्तर की आप डेफिनेशन सुनिए और उसको समझिए। यहां आपको दिख रहे हैं भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण। अरे दोनों ध्रुव दिख रहे हैं क्या? कौन कौन से? भौगोलिक भौगोलिक उत्तर ये रहा भौगोलिक उत्तर एन, और ये रहा भौगोलिक क्या चीज? दक्षिणी ध्रुव। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाला जो अक्ष है, इनको मिलाने वाला अक्ष, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष। क्या कहलाएगा? पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष। अब सुनो, यहां दिख रहा है आपको पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और यहां दिख रहा है पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। एक मिनट, यहाँ दक्षिण ध्रुव है या उत्तरी ध्रुव, ठीक है, वो अपन देख रहे हैं कि ये थोड़ा साइड में, ठीक है। तो ये बनेगा आपका पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष, ये बना पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष, ये बना पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। इन दोनों की अपन बात करें, एक मिनट, यहाँ अपन ने लिखा है ना पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव नहीं है ये, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव इधर, इसको थोड़ा चेंज करो। ये तो है भाई दक्षिणी, और ये है आपका उत्तरी, है ना, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, उल्टा है ना। अब देखो, यहां आपको ऐसे समझना है सबसे पहले भौगोलिक याम्योत्तर को, कि आपके भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाला जो अक्ष है, जिसे हम पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कहते हैं, इसके लंबवत गुजरने वाला तल, देखो ये एन और एस है, इसके लंबवत ये जो मैंने तल बनाया, ये इस तल को हम क्या कहते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। इस तल को क्या कहेंगे? भौगोलिक याम्योत्तर। कब? जब ये इसके लंबवत। तो ये तो बना दिया मैंने, यहाँ साइड में बना देता हूँ, ये क्या बना दिया बोलो? ये बना दिया मैंने भौगोलिक याम्योत्तर। अब सुनो, आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा तिरछा होता है, कौन? चुंबकीय याम्योत्तर, सॉरी चुंबकीय अक्ष। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष ये है, ये क्या बोलो? ये पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है। ये क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है, ये पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है। इस चुंबकीय अक्ष को आप देखोगे तो इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो तल गुजरेगा, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल, इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो तल है, इसको कहेंगे अपन चुंबकीय याम्योत्तर। अरे बोलो क्या बोलेंगे? चुंबकीय याम्योत्तर। यानी ये बन जाएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा तिरछा बना देना ऐसे, इस प्रकार से ये बनेगा चुंबकीय याम्योत्तर। इसके तल मतलब इसके लंबवत गुजरने वाला तल हो जाएगा चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाला भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है आपको थोड़ा सा डिस्टेंस है, कुछ कोण बन रहा है यहाँ थीटा, इसी कोण को कहते हैं दिक्पात का कोण। और इसी कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण। ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो क्या है भाई दिक्पात का कोण? आपको समझ में आया क्या? किस किस के बीच का कोण है? भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का जो कोण होता है वो कहलाता है आपका दिक्पात का कोण। यदि आप परिभाषा लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, दिक्पात का कोण। क्या लिखेंगे बोलो? पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर तथा पृथ्वी के भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य का कोण क्या कहलाएगा? दिक्पात का कोण कहलाता है।
समझ गए क्या भाई? ये आपको नोट करना है किसके अंदर? दिक्पात के कोण के अंदर। ये भौगोलिक अक्ष, इसके लंबवतल भौगोलिक अक्ष, ठीक है भाई। भौगोलिक याम्योत्तर किसे कहेंगे? भौगोलिक अक्ष के लंबवत जो तल है भौगोलिक याम्योत्तर, और चुंबकीय अक्ष के जो लंबवत तल है वो चुंबकीय याम। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कहलाएगा आपका दिक्पात का कोण। अब इसी के अंदर एक और आता है, अगली हेडिंग डालिए, नमन या नति कोण। नमन या नति कोण, ये समझो आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे होगा तो सुन। अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ये है ना मार्कर, ये अपना चुंबकीय सुई, ये क्या है? चुंबकीय सुई है। अब इस चुंबकीय सुई को मैं इस प्रकार से रखूं कि ये ना, आप ये देखिए साइड, ये चुंबकीय सुई केवल इस प्रकार से गति कर सकती है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे नहीं हिल सकती, ठीक है। ये कैसे घूम सकती है? केवल ऐसे ऐसे घूम सकती है, ये। अब हम क्या कह रहे हैं, आपने क्या करा, इसको क्षैतिज के अंदर रखा, क्षैतिज के अंदर ये घूम सकती है आसानी से, और बिल्कुल इस सीध में जाओगे तो एन, और इस सीध में जाओगे तो एन। अभी ये एन एस दिशा में है, ये जो नुकीला सिरा है वो किस दिशा में है? एन में, और ये एस में। अब सुनो आगे, अभी ये एन एस दिशा में, जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे ना, ये थोड़ी सी इधर घूम जाती है। ऐसे मान लो आप, आपके सामने मानो, अब आपकी साइड में क्या है? एन, आप एन की तरफ हो, और इधर क्या है? पीछे की साइड, इधर पीछे की साइड आपका एस। तो अभी इसको स्वतंत्रता पूर्व घूमने के लिए मैंने ऐसे स्वतंत्र कर रखा है, ये ऐसे ऐसे घूम सकती है, ऊपर नीचे नहीं घूमेगी, केवल ऐसे ऐसे घूम सकती है, ठीक है भाई। इस प्रकार से ये घूम सकती है ऐसे, ठीक। अब इस दौरान हम क्या करते हैं, ये एन एस दिशा में अभी है, एन आपकी तरफ और एस पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसको देखा गया कि ये जब स्वतंत्रता पूर्व इसको छोड़ेंगे तो ये ऐसे नहीं रहेगी, कैसे रहेगी? थोड़ी सी ऐसे होगी। देखो पहले मैं सीधी करूँ तो ऐसे, लेकिन सीधी नहीं रहती, ये कैसे हो जाएगी? ऐसे। तो जितनी ये घूमी, जितनी ये तिरछी है, वो जो घुमाव है इसका, जो घुमाव कोण है, वही क्या कहलाएगा? दिक्पात का कोण। कब? जब क्षैतिज के अंदर घूमने के लिए स्वतंत्र। लेकिन अब देखना, पिछली बार मैंने क्या बोला? ऐसे ऐसे घूमने के लिए स्वतंत्र, तो अपन ने सीधी नहीं रख के थोड़ी सी तिरछी हुई थी ऐसे, तो जो कोण बना वो दिक्पात का कोण। लेकिन अब की बार मैं कह रहा हूं ये ऐसे ऐसे नहीं घूम सकती, ये ऐसे ऐसे घूम सकती, यानी ऊर्ध्वाधर में इसको क्या कर दिया अपन ने? स्वतंत्रता पूर्वक घुमाने के लिए छोड़ दिया। अतः हम कहेंगे जब ये ऊर्ध्वाधर तल में आसानी से घूम सकती है, तो हम जब इसको इस दिशा में करेंगे तो ये एन की दिशा में नहीं होकर थोड़ी सी नीचे झुक जाएगी। पिछली बार कैसे झुकी थी, मतलब घूमी थी, थोड़ी तिरछी घूमी, तिरछी जितनी घूमेगी वो दिक्पात का कोण। लेकिन जब उत्तर दिशा से जितनी नीचे झुकेगी, नीचे झुकने वाला कोण यानी नमन कोण, कौन सा बनेगा? नमन कोण। तो क्या लिखेंगे बोलो? यदि चुंबकीय सुई को पृथ्वी तल पर ऊर्ध्वाधर, यदि चुंबकीय सुई को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर घूमने के लिए स्वतंत्र, यदि चुंबकीय सुई को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर घूमने के लिए स्वतंत्र रखा जाए तो सुई उत्तर की ओर थोड़ी क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो इस दौरान जो बना कोण है, इस दौरान जैसे मान लो ऐसे है, ये वैसे नॉर्थ ये है और ये साउथ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ऐसे नहीं होती है, स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ोगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, यानी ये जो नीचे जितना झुकी, ये जो कोण है वही क्या कहलाएगा? नति कोण कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? नति कोण। नोट कर लिया आपने? ठीक है भाई, इसको नोट डाउन आप कर लेना। अब चलते हैं आगे, बात करें यहां पर, ये अपन बना रहे हैं पृथ्वी का क्षैतिज। ये क्या है? पृथ्वी का क्षैतिज तल। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ये क्या है? वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल।
और जो आपकी चुंबकीय सुई है वो सुई इस प्रकार से इंगित कर रही है। ठीक, इस प्रकार से आपकी चुंबकीय सुई, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो ये जो चुंबकीय सुई है इसका किसकी तरफ, ये एन मान लो, एन को अपन डार्क कर देते हैं, इसका थीटा की तरफ आप जो घटक लेोगे, यानी पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के अंदर पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक रहेगा चुंबकीय क्षेत्र का, वो रहेगा आपका बी कॉस थीटा। और यदि वर्टिकल की बात करें तो बी वर्टिकल जो रहेगा वो रहेगा बी साइन थीटा। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं बी वी वर्टिकल का और बी एच इनका रेशो निकालना चाहते हैं। तो क्या बनेगा बोलो, बी वी बटे बी एच बनेगा बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। अरे क्या बनेगा, बी साइन थीटा बटे बी कॉस थीटा। अब बी से बी कट जाएगा और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, अरे टेन थीटा, जानते हो आप। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ से मिला जो हमें आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल करेंगे तब, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल। यानी पृथ्वी का एक तो कौन सा ऊर्ध्वाधर घटक का क्षेत्रफल और दूसरा क्षैतिज घटक, इनका जो अनुपात है वो टेन थीटा के यहाँ पर बराबर आ जाएगा। तो हो सकता है कहीं कोण पूछ ले, कहीं क्षैतिज घटक पूछ ले या वर्टिकल घटक पूछ ले, तो हम कोई सा भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ये पूरी चीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चले आगे आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण। पिछली बार मैंने ये बताया आपको 3 पॉइंट कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, कौन से पॉइंट है हमें बताते हैं, बता दिया। अब बात आती है कि चुंबकत्व का कारण बताओ, हमें ये बताओ कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्यों है। वो जब आप किसी लोहे की छड़ को चुंबक मतलब बनाना चाहते हो और पृथ्वी के अंदर गाड़ देते हो तो चुंबक बन जाती है, ऐसा क्यों। और पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है तो वो क्यों है, वो हमें रीजन बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके कारण हमें बताने हैं। तो पहला कारण यहाँ पे समझिए आप, और फिर आपको नोट करना है। देखिए क्या है पहला कारण। पहला कारण ये है कि पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भूगर्भ में जो आपका लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये जो धातु है ये पिघली हुई अवस्था में है, आयनित अवस्था में है। यानी हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी के भीतरी भाग में सभी धातुएं आयनित अवस्था में रहती है। कौन सी अवस्था में, आयनित अवस्था में रहती है। इसलिए जब पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा सूर्य के चारों ओर घूमती हैं तो आवेश गति करने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। पहला कारण बता रहा हूं मैं। वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि आप जो कह रहे हो ना कि पृथ्वी का चुंबकत्व का कारण बताओ, तो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं बोलो, कि आप ये तो जानते हो, बोलो क्या जानते हैं, कि जो आपकी एक मिनट देखिए, कारण पढ़िए पहला कि पृथ्वी के भीतरी भाग में सभी जो धातुएं वगैरह है आयनित अवस्था में, आयन है मतलब आवेश है। ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आवेश जब गति करता है तो हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसका मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक, पहला कारण समझ में आ गया। अब बात आई कि चलो ये कारण समझ में आ गया, तो क्या और अन्य कारण है, क्या उनको समझाने की क्या जरूरत पड़ी। तो सुनिए, ये जो आपको कारण यहाँ पे दिया गया, ये कारण आगे जाके लोगों ने या जो अन्य वैज्ञानिक है उन्होंने इसका खंडन कर दिया।
अब खंडन कैसे हो? तो देखो, आप शुरुआत में मैंने एक चीज बताई आपको कि किसी चुंबक का चुंबकत्व खत्म कैसे किया जा सकता है। तो मैंने कहा या तो उसको अत्यधिक पीट दो या उसको अत्यधिक गर्म कर दो, यही बताया आपको, दो चीजें बताई। तो आप ये सोचो, जब हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी चुंबक को आपने अत्यधिक पीट दिया या गर्म कर दिया तो उसका चुंबकत्व ही समाप्त हो जाएगा, तो पृथ्वी के अंदर तो बहुत ज्यादा तापमान है। अरे तापमान कितना है पृथ्वी का कि जब धातुएं ये चट्टाने जब पिघली हुई अवस्था में मिलती है हमारे को अंदर, तो इसका मतलब वहां पर तो चुंबकत्व रह ही नहीं सकता। तो अन्य वैज्ञानिकों ने कहा क्या कहा कि ये कारण नहीं हो सकता। किसका बोलो? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ये कारण नहीं हो सकता। तो अन्य वैज्ञानिक आए और अन्य वैज्ञानिकों ने कुछ और कारण बताए। किस प्रकार से? तो दूसरा कारण समझिए। दूसरा कारण किसी वैज्ञानिक ने क्या बताया कि पृथ्वी के, ऐसे लिखना आप, पृथ्वी की सतह के पास उपस्थित गैसें प्रकाश के कारण, उपस्थित गैसें प्रकाश के कारण आयनित हो जाती है, आयनित हो जाती है, जिससे जिससे पृथ्वी के पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कारण वैज्ञानिकों ने यह बताया कि आप चलो ठीक है उसको मत मानिए कि पृथ्वी के अंदर जो धातुएं हैं आयनित अवस्था में, वो जब गति करती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है वो मत मानो। उन्होंने दूसरा कारण बताया कि भाई पृथ्वी है, पृथ्वी के आस जो परतें हैं या वायुमंडल की जो परतें हैं, ठीक है, समताप मंडल, आयन मंडल, इनके अंदर जो गैसें हैं इन पे जब प्रकाश आपतित होता है तो ये आयनित हो जाती है, और आयनित अवस्था में क्या करती है, जब ये गति करती है तो यहाँ पर संवहन धाराएं उत्पन्न करती है, और धारा जब प्रवाहित होगी तो वहां पर पृथ्वी के चारों ओर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। एक कारण ये भी पता है। अरे बात समझ में? और एक और कारण ये बताते हैं कुछ वैज्ञानिक, तीसरा पॉइंट, और आप तीसरा रीजन ये बता सकते हो कि पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जब पृथ्वी का वायुमंडल के अलावा आप तीसरा पॉइंट ये बताओगे कि ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ये ऊपर भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, जो सूर्य है वो सीधा चमकता है। जब सीधा चमकता है तो इसकी पास की जो वायु है, भूमध्य रेखा के पास की वायु, वो क्या हो जाती है? गर्म। गर्म होके वो क्या चलती है? ध्रुवों की ओर। जैसे ये मान लो यहाँ पर क्या हुआ, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से वायु गर्म होके किधर चली? ये एन की ओर, मतलब नॉर्थ साइड, और फिर इधर ये साउथ की साइड भी जा रही है। तो जाती जाती जब ये जो धाराएं जा रही है या जो हवा चल रही है, इसे कहते हैं, यहाँ से उत्पन्न होती है संवहन धाराएं। क्या उत्पन्न होती है? संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, और इन संवहन धाराओं के कारण ही पृथ्वी का क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह तीसरा कारण है। अरे समझ में आ रहा है कुछ? ये तीनों कारण है पृथ्वी के भूचुंबकत्व का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ सकते हैं। पूरी थ्योरी वगैरह आपको लिख के रखनी है, जिससे कहीं से भी छोटा सा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको गलत ना करें, ठीक है भाई। तो कंटिन्यू आपको पढ़ना है। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, तो फटाफट से आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो कि हमारे सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, और जितना हो सके आप जो भी क्लासें देखें अपन कर रहे हैं, उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं या आपके पास कहीं जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप करने की कोशिश करें। जो नहीं आए हमें बताइए, ठीक है भाई। धन्यवाद।